हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सीटेट कक्षा 6 to 8 पेपर 2 जो 18 नवंबर 2012 को हुआ था, उसमें सामाजिक अध्ययन से जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 1 पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजन पर, गुप्त काल या हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल? बताना है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका महाजन पद काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल, प्रदीप्त वृत्त या घूर्णन या परिक्रमण? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सूर्य है, इससे चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है सूर्य पृथ्वी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। लेकिन अगर यदि मान लीजिए पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर यदि गोल घूम रही होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। घूर्णन की गति की वजह से क्या होता है? दिन और रात होता है, दिन और रात होता है। जबकि परिक्रमण काल की वजह से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? ठीक है, आपको बताना है कि किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है कि गुरु के पास जाकर समीप बैठना? आरण्यक, पुराण, उपनिषद या वेद? तो यहाँ देखेंगे जो आंसर होगा वो होगा आपका उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। वेद मतलब क्या होता है? ज्ञान। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो हमारा उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है? 108 है। ठीक है, इसमें भी देखा जाए कि 11 जो उपनिषद होते हैं वो प्रमुख रूप से माने जाते हैं या जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती हैं? दुर्गा, कुल्लू, छोटा नागपुर या बस्तर? तो देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर में देखेंगे कि कहाँ मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको, ये छोटा नागपुर आपको झारखंड राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मुंडा जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, वैसे इसके अलावा भी आप देखेंगे कि इसके अलावा भी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं उड़ीसा में। ठीक है, बिहार में भी देखने को मिल जाएगा, साथ साथ में वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो छोटा नागपुर में ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रताड़ित कहा जाता है, मूर्ति कहा जाता है, भेदभाव कहा जाता है या रूढ़िबद्ध कहा जाता है? तो इसको बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसको कहा जाता है रूढ़िबद्ध। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है कि रूढ़िबद्धता में जिस व्यक्ति या समूह के साथ जोड़ा जाता है उस जुड़े हुए व्यक्ति का व्यवहार एवं आचरण उसी के अनुसार परिलक्षित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या समानता के अधिकार से? यहाँ पे देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा जीवन के अधिकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, गुरु नानक देव या गुरु अंगद देव? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह किए थे। कब किए थे? तो ये किए थे 1699 में। ठीक है, 1699 में। और ये कौन सा दिन था उस दिन? ये उस दिन था बैसाखी का दिन, बैसाखी। ठीक है, बैसाखी वाले दिन में ही क्या करते हैं? खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। वो जगह का नाम क्या था? आनंदपुर साहिब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ध्यान रखिएगा ये गुरु गोविंद सिंह जो थे वो कैवें गुरु थे? ये 10वें गुरु थे। ठीक है, और अंतिम गुरु भी थे। चलिए आगे देखते हैं। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार किस मुगल, ला छूटा हुआ है,
किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो देखेंगे कि जहांगीर ने विश्व शांति का विचार आगे बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली में यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, ये 2 है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे अकबर ने विश्व शांति का विचार आगे बढ़ाया था, ना कि जहांगीर ने। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। विश्व शांति का विचार जो मुगल शासक था वो अकबर ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, और इसी के तर्ज पर देखेंगे आप 1582 में सभी धर्मों का सार संग्रह के रूप में एक लेकर के आते हैं। उसका नाम क्या था? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्क के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रानी चेन्नम्मा, नाना फर्नांडिस या फिर अहिल्याबाई होलकर या रानी लक्ष्मीबाई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि तुर्क के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किए थे वो थी रानी चेन्नम्मा। कौन थी? रानी चेन्नम्मा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, ये रानी चेन्नम्मा जो थी वो कर्नाटक राज्य की क्या थी? रानी थी। कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के चित्तूर राज्य की राजधानी थी। ठीक है, इन्होंने देखिए ये जो रानी चेन्नम्मा थी ये 1824 में हड़प नीति के विरुद्ध क्या किए थे? मतलब ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष किए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। जो हड़प नीति थी इसके विरोध किया था, उसके विरुद्ध में आंदोलन किए थे ये रानी चेन्नम्मा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 6 का क्वेश्चन लगता है मुझे। ये हो जाएगा पर्यावरण, है ना। क्लास 6 का क्वेश्चन साफ लिखा वहाँ पर कि स्थान, लोग, वस्तुएं जो प्रकृति जो घेरे हुए रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है पिंड जिनमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे जैसे एक सूर्य तारा है ना। तो उसी तरीके से पूछा जा रहा है आपसे कि पिंड जिसमें अपनी उष्मा या प्रकाश नहीं होता है लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो ये भी आसान से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये हो जाएगा आपका समताप मंडल, जहाँ पे ताप क्या हो? समान बनी रहे, वहाँ पे वायुयान उड़ाना आसान हो जाता है। ठीक है, और ये जो समताप मंडल है वो आपको देखने को मिलेगा 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब कोई शिलाखंड दबाव और कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जब कोई शिलाखंड दबाव और कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल, अग्नेय शैल या फिर कायंद्रित शैल? इसे देखेंगे, इसे कहेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण परतदार में बदल जाते हैं, नाम ही देखो परतदार लिखा है। परतदार मतलब अवसादी शैल। क्या हो जाएगा? अवसादी शैल। अवसादी शैल का गुण ही ये होता है कि परत दर ये बनता चला जाता है और एक दबाव की वजह से क्या हो जाता है? एक चट्टान का रूप ले लेता है, ये शैल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, काइंद्रित शैल क्या है? काइंद्रित शैल क्या है? ये अग्नेय शैल जो होता है उसी का परिवर्तित रूप क्या है? काइंद्रित। समय के साथ स्थिति या परिस्थिति की वजह से क्या हो जाता है? बदल जाता है स्वरूप, उसको क्या कहते हैं? काइंद्रित शैल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब बहुत सी औद्योगिक इकाई एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपने नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? बाजार अर्थव्यवस्था कहलाता है, असेंबली लाइन उत्पादन या फिर औद्योगिक तंत्र या औद्योगिक क्षेत्र? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका औद्योगिक, हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाई दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपने नज़दीकी का लाभ उठाते हैं उसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी वनों की पत्तियों में गिरने का निश्चित समय नहीं होता इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? यानी कहने मतलब है कि देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पत्ते साल में एक बार पूरा गिरा देते हैं और फिर नए पत्ते एक बार आ जाते हैं।
ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि पत्तियाँ गिरने का निश्चित समय नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा गिरते रहते हैं, समय के साथ एक बार नहीं गिरते हैं, इसलिए वो कभी अनावृत नहीं होते हैं, यानी कि वो पूरा के बंजर दिखते नहीं हैं। ये कौन सा वन का गुण है, तो ये गुण है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। पर्णपाती मतलब क्या होता है, जो अपना साल में एक बार पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है। चलिए आगे है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है, ये तो संसद है, बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे क्या कहा जाता है, क्या बोला गया है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में, किसमें, धार्मिक क्रियाओं में, तो धार्मिक क्रिया की बात हो रही है तो मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया है उनका कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है तो क्या कहते हैं। ये क्लास 10th का ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर नंबर शायद 2 है, अध्याय 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। वहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे संसाधन को लोग कहते हैं संभावित संसाधन, क्या कहते हैं, संभावित संसाधन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो यहाँ पे देखेंगे जो कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, ये मिश्रण है आपका फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। भारत की मानक देशांतर क्या है, 82 डिग्री पूर्व देशांतर, या 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, या फिर 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर। तो अब देखेंगे, जैसे ये मेरा भारत का जो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में मेरा भारत कहाँ पे है, ये ऊपर हो गया उत्तरी अक्षांश, नीचे हो गया दक्षिणी अक्षांश, और इसी तरीके से एक देशांतर रेखाएं खींची गई इस तरीके से, तो इधर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है पूर्वी देशांतर, सॉरी पश्चिमी देशांतर, और ये पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर, इधर पूर्वी देशांतर, और यहीं पर हमारा है क्या, भारत है इस जगह पे। तो इसका मतलब है कि किधर है ये, इधर है ये पूर्वी देशांतर में। ठीक है, पूर्वी देशांतर का भाग है, तो यहाँ पे देशांतर देखो तो सभी तो पूर्व दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मानक देशांतर है, जो स्टैंडर्ड जो टाइम है वो कौन सा है, तो देखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, 21 नंबर है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक कागजों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है। कृषि की एक पद्धति है जिसमें व्यापक स्तर पर, कि बड़े पैमाने पर हम आधुनिक कागजों का उपयोग करके, यानी कि जो हमारा मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का जो भी मशीनरी वगैरह है उसका प्रयोग करके हम क्या करें, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो नाम से पता चल रहा है ना, क्या कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कभी कभी एक पूछा जाता है कि भारत में रोपण कृषि क्या है, या फिर रोपण कृषि के बारे में कुछ कुछ नाम दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा रोपण कृषि, तो ध्यान रखिएगा रोपण जो कृषि में आता है जिसे उसमें आएगा चाय। ठीक है, कौन बनाएगा, चाय, कॉफ़ी। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, ये सभी आता है रोपण कृषि में, रोपण कृषि में आएगा ये सभी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि रोपण कृषि भी एक तरह से क्या है, एक तरह से ये भी वाणिज्यिक कृषि ही है, और ये भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, सिर्फ आप ये नाम याद जरूर रखिएगा, ये सभी रोपण कृषि के उदाहरण है, एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछेगा। ठीक है, एक ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन सा रोपण कृषि उदाहरण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, परंपरागत बता रहा है, पूछा जा रहा है आपसे, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, या फिर पवन। ठीक है, तो चलिए इसको बताइए आंसर क्या होगा। देखिए परंपरागत ऊर्जा किसको कहते हैं, तो परंपरागत ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। पारंपरिक संसाधनों पारंपरिक साधनों की प्रकृति में कमी होने के कारण पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, समझ में आ रहा है ना,
पारंपरिक साधनों की प्रकृति में कमी यदि हो जाती है तो उससे हम लोग फिर पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये संसाधन समाप्त भी हो सकते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, बायोमास। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सौर ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकता, ज्वारी ऊर्जा भी नहीं समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन पवन भी यहाँ पे समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन जीवाश्म ऊर्जा क्या है, खत्म होने वाला है। तो हम कह सकते हैं ये परंपरागत ऊर्जा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। आगे देखें 23 नंबर, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण। क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल सही है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से क्या हो जाए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक में बदलाव आ जाए, जिसे हम लोग कहते हैं औपनिवेशीकरण। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी घाट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है। अब देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी घाट तथा वह जापान के आसपास समुद्र के पास देखेंगे कि मत्स्य वहाँ प्रचुर मात्रा में होता है। कारण क्या है, ये ध्यान रखिएगा, जब ठंडी जलवायु और गर्म जलवायु दोनों मिलते हैं ना आपस में, तो वहाँ पे मछली का जो पालन होता है बहुत अच्छे से मतलब किया जा सकता है। ठीक है, तो यही देखिए उस तरह का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है। तट के साथ गर्म धारा बहती है, ये तो नहीं दिख रहा है। गर्म और ठंडी धाराएं का मिलन है, तो देखिए ये हो सकता है। तट के स्थान के साथ एक ठंडी धारा बहती है, तंदूरी तटीय क्षेत्र, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे गर्म ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पे मछली पालन किया जाता है, वहाँ पर मतलब अच्छा मतलब कि माना जाता है कि वो वहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होता है, उनका उत्पादन अच्छा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर, एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। 26 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है, ये आपको बताना है। यह माना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब शुरू होता है? 1930 में, 12 मार्च 1930 को शुरू होता है ये। ठीक है, और ये दांडी यात्रा भी देखेंगे कि ये 5 अप्रैल 1930 को है ना अपने 78 अनुयायियों के साथ निकल पड़ते हैं। ठीक है, और फाइनली निकलते कब हैं? ये तो निकलते हैं 12 मार्च को ना, 12 मार्च को निकलते हैं। कितना मार्च को? 12 मार्च 1930 को निकलते हैं। फाइनली 6 अप्रैल 1930 को नमक उठा करके वहाँ से क्या कहते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, और उसी के बाद से फिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है वहाँ से शुरू होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ही माना जा सकता है। 27 नंबर में है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। दूसरा है, कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या है, सही है। ठीक है, इसके 8 रूप कौन कौन है? 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहानी, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी और एक है सतरिया। ठीक है, आप बोलेंगे तो देखते मैं इसका डिटेल्स से इसको एक्सप्लेनेशन करके मैं दे दूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर में निम्न से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? हिमोट, छत्रक शिला, डेल्टा या लोएस? सेट नंबर 1 में मैंने बताया था कि अपर्दन का एक रूप होता है क्या? छत्रक शिला, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, सही है। 29 नंबर, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या फिर संसद? तो ये कौन करता है? ये कहता है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है,
भारत में वह राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अलग बात है कि वहाँ पे स्पीकर रहता है, प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर ही कार्य किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और साथ में हम बात करें कि किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, ये अनुच्छेद है आपका 155 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन 30 नंबर में है कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ करती है? उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में, एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में। तो देखेंगे कि एशिया व अफ्रीका में 80% आबादी यहीं पर निवास करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का 3। ठीक है, ये थे जो भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।